अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स है। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। आज की वीडियो नंबर 5 है, इसका मेरे पास सी पार्ट है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे, तो ये देखते जाएँ। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लास्ट वीडियो में हमने अल्लाह भला करे आप लोगों का, हमने फोरियर एनालिसिस को डिस्कस कर लिया था। उससे पहले हम ब्रैगला को स्टडी कर लिया होता। ओके, तो हम जो चूँकि कीटल की बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो कीटल की बुक है। तो अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जो भी मैं देख एक्सप्लेन करूँगा वो इसी बुक में से ही होगा। अगर इस बुक में से कोई एक दो पॉइंट छूट भी गया तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, आई होप, तो आप लोग इससे देख सकते हैं। तो यहाँ तक हम स्टडी करेंगे। तो इसमें अर्ज़ यही है कि जो भी हम इधर एक्सप्लेन करेंगे वो इधर इस बुक के अकॉर्डिंग ही होगा। कीटल की बुक हम फॉलो कर रहे हैं। तो अब देखें कि टू फाइंड जी, अब ये जी क्या है? ये मेरे पास रेसिप्रोकल लैटिस ही है बेसिकली। ओके, तो इसको फाइंड करने के लिए हम पावरफुल एंड अब अब्स्ट्रैक्ट जो प्रोसीजर है वो हम यूज़ करते हैं। यानी कि इसका यहाँ देखें, यानी कि जो हम लास्ट वीडियोस चलाते आ रहे हैं और स्टडी करते आ रहे हैं, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। जो कंसेप्ट पीछे हमने स्टडी कर रहे हैं, उसी को हम आगे लेकर चल रहे हैं। ओके, लेकिन हमने एक ये डिफरेंट वीडियो बना दी है ताकि वीडियो लेंथ ही ना हो और आप लोग भी इतने यानी कि परेशान हो कितनी वीडियो लेंथ क्यों बन गई हैं। तो इसलिए हमने पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। अब टू प्रोसीड फर्दर विद फॉर, यानी कि जो हम पीछे स्टडी किया है, जिस तरह हमने अभी अर्ज किया कि फोरियर एनालिसिस को हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया हुआ है, तो एक्चुअली हम फोरियर एनालिसिस को ही आगे लेकर चल रहे हैं। ओके, तो फोरियर एनालिसिस कंस्ट्रक्शन के जी को फाइंड करने के लिए हम एक पावरफुल एक अच्छा मेथड तरीका यूज़ करेंगे फॉर डूइंग इसके लिए। ओके, अच्छा जी। The procedure forms the theoretical base for the multi-story state which where for analysis is the order of this day। यानी कि अब इसका मतलब क्या है कि हम थ्योरेटिकल जो बेसिस है उसका सहारा लेंगे। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की जो थ्योरेटिकल बेसिस हैं उनकी मदद से हम इधर फाइंड करेंगे क्रिस्टल एनालिसिस को। क्रिस्टल एनालिसिस कह लें या फिर जी वेक्टर कह लें, इसको फाइंड करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कह लें, एक ही बात है। ओके, तो अच्छा जी, जिस तरह हमारे पास A1 A2 A3 ये हमारे पास वेक्टर्स हैं, डायरेक्ट वेक्टर्स हैं, डायरेक्ट लेटिस वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास लैटिस वेक्टर्स हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो B1 है, B2 है, B3 है, ये भी हमारे पास वेक्टर्स है, लेकिन ये हमारे पास वेक्टर कौन से हैं? रेसिप्रोकल लेटर्स वेक्टर्स है हमारे पास। ओके, यानी कि हम जानते हैं दो तरह के वेक्टर्स होते हैं, लैटिस वेक्टर्स है। एक डायरेक्ट है जिसको हम A1 A2 A3 से डिनोट करते हैं, और एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स होते हैं जिसको हम B1 B2 और B3 से डिनोट करते हैं। अभी देखिए इक्वेशन नंबर 13 है, ये B1 B2 B3 हमारे पास क्या है? रेसिप्रोकल लैटिसेस है। जो A1 A2 A3 हमारे पास क्या है? ये डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स हैं। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ 4 पाई भी हो सकता है, 6 पाई भी हो सकता है, 3 पाई भी हो सकता है, मुख्तलिफ हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वॉल्यूम है। ये हमारे पास क्या है? ये वॉल्यूम को शो कर रहा है। डन हो गया। तो अब जो B1 है वो क्या शो कर रहा है? अलोंग द एक्स एक्सिस है। B2 किसको शो कर रहा है? अलोंग द वाई एक्सिस। और B3 अलोंग द जी एक्सिस यानी के अलोंग है हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास ये वाला पोर्शन है किसको शो, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल को शो करते हैं। तो एज 2 पाई इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन जो 2 पाई होता है वो क्रिस्टोग्राफर्स इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। बट आर कन्वीनियंट इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो 2 पाई है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो क्रिस्टोग्राफर्स होते हैं इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, इसकी अहमियत को उजागर नहीं करते नहीं ज़्यादा। तो अब ये देखिए वही बातें मैं लिखी हुई हैं पुरानी के A1 A2 हमारे पास प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं क्रिस्टल के, जो प्रिमिटिव वेक्टर्स कह लें या डायरेक्ट वेक्टर्स कह लें या लैटिस वेक्टर कह लें या डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स कह लें की बात है। तो इसी तरह जो B1 B2 B3 होंगे हमारे पास ये किसके हैं? क्रिस्टल लैटिस के हैं वेक्टर्स हैं ये वाले, और ये रेसिप्रोकल लैटिस के वेक्टर्स हैं। ओके, तो ईच वेक्टर डिफाइंड बाय 13 इक्वेशन इज ऑर्थोगोनल। अब इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास B1 B2 और B3 एक दूसरे के लिहाज से क्या है? ये ऑर्थोगोनल है। मतलब क्या है? एंगल मेरे पास क्या है? 90 का है। ओके, तो अच्छा जी,
B1 B2 एंड B3 हैव दी प्रॉपर्टी, ये कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है। अच्छा जी, अब अगर हमारे पास ये क्रोनिकल डेल्टा है, ये अगर हमारे पास जो आई है इज इक्वल टू जी हो जाए तो हमारे पास 1 आंसर होता है, अगर आई इज इक्वल टू जे के इक्वल ना हो तो हमारे पास 0 होता है। ओके, ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन होती है। इसको हमने क्वांटम मैकेनिक्स 1 में भी स्टडी किया हुआ है, क्वांटम मैकेनिक्स 2 में भी इसको हमने स्टडी किया हुआ है डिटेल में, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सीरीज बन चुके हैं। क्वांटम मैकेनिक्स 1 की भी सीरीज मुकम्मल हो चुकी है जो कि हमने 5 सेमेस्टर में स्टडी की हुई है, और क्वांटम मैकेनिक्स 2 की भी मुकम्मल सीरीज बन चुकी है जो कि हमने अभी 6ठे सेमेस्टर में स्टडी की हुई है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है, पॉइंट्स इन द रेसिप्रोकल लैटिस आर मैप्ड बाय द सेट ऑफ द वेक्टर्स। यह कि जो हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस है, जो बेसिकली जो जी है वो इसकी वैल्यू वो हमारे पास इसके इक्वल है। ओके, तो बी हम जानते हैं ये हमारे पास रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर्स होते हैं, रेसिप्रोकल वेक्टर्स होते हैं। ओके, तो जो हमारे पास V1 V2 V3 ये इंटीजर्स होते हैं, एंड वेक्टर जी ऑफ दिस फॉर्म इज रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो अब क्या गया है कि वेक्टर जी इन द 49 आर जस्ट रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स 15 फॉर देम, यानी कि रेसिप्रोसिटी ऑफ डेंसिटी इन द z इन द वेरियस, कुछ वही बात है पुरानी कि जिस तरह देखे ना हमारे पास 9 इक्वेशन है, कहाँ गई ये वाली, ये 9 इक्वेशन है। ये हमारे पास क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, या इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी है 3 डिमेंशन में। जिस तरह हमने 1 एक्सिस के लिए देखा था ना, फॉर 1 डिमेंशन के लिए वो हमारे पास ये है, और फॉर 3 डिमेंशन के लिए हमारे पास ये है। तो यहाँ जो हमारे पास जी है वो हमारे पास इसकी वैल्यू ये इसके इक्वल है, और ये इन वेरिएंट रहता है। यानी कि मतलब क्या है कि जब क्रिस्टल में से कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम ट्रैवल करते हैं तो उसमें जो कुछ जो क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। यानी कि इसको बात हमने स्टडी किया हुआ है। ये देखें कि जो मेरे पास होती है ना, चार्ज कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट डेंसिटी, ये इनवेरिएंट रहती है, यानी कि चेंज नहीं होती, ये सेम ही रहती हैं। ओके, तो ये इसको हमने स्टडी किया हुआ है जब हमारे पास ट्रांसलेशन होती है, क्रिस्टल ट्रांसलेशन होती है। खैर, तो अब ये हमारे पास इक्वेशन है, ये हम इस इक्वेशन हमने इक्वेशन नंबर 9 को देखते हुए इक्वेशन लिखी है। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, सिर्फ क्या किया है कि ये 3 डिमेंशन में पास इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है ना, तो इस पर में हमने ऐड कर दिया हुआ है ट्रांसलेशन वेक्टर को, टी को। यानी कि ये देखें ना कि जिस तरह हमने यहाँ देखे ऐड किया हुआ था फॉर 1 डिमेंशन में, जब हमने पीरियड को ऐड किया था, बिल्कुल इसी तरह, यानी कि जब हमने फोरियर एनालिसिस किया तो उसमें हमने ये बिल्कुल इसी तरह हम जो टी है क्रिस्टल ट्रांसलेशन, इसको हम ऐड कर रहे हैं फॉर 3 डिमेंशन इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी में, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, या इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी जिसको हम एन आर से डिनोट करते हैं। ओके, इस तरह, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बिकॉज बट दी जो मेरे पास ये 1 के इक्वल है, यानी कि जो मेरे पास एक्सपोनेंशियल आई जे डॉट जी टी इसकी वैल्यू मेरे पास 1 के इक्वल है। यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल क्यों है, किस तरह है कि ये देखें ना, जब इसको हम सोल्व करते हैं, जिसकी वैल्यू इसकी इक्वल है, तो जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है। ओके, हमारे पास इसका ये आंसर आता है। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो तब भी हमारे पास जो, यानी कि अगर इसको हम रहने दें, यानी कि इसको अगर हम एक तरह इग्नोर कर दें, तो जो आंसर इसका होगा ना, यानी कि 1, तो वो 1 आंसर इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, यानी कि ये भी एक तरह का इंटीजर है। ओके, तो ये हाँ, ये बताने का किया गया है मुझसे। अच्छा जी, अब जिस तरह हमने देखें, जब हमने कहा था जो एन आर है वो इज इक्वल टू है एन आर प्लस टी, इसकी इक्वल है, तो ये सेम मतलब क्या है कि ट्रांसलेशन के बाद भी क्रिस्टल इनवेरियंस है। यानी कि ये देखें कि अगर इसको हम निकाल दें तो एन आर इज इक्वल टू एन आर ही रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी ही है हमारे पास। तो ये हमने ट्रांसलेशन को, यानी कि एक तरह का हमने प्रूव किया है, जिस तरह हमने फोरियर एनालिसिस में प्रूव किया था कि बाकी जो मेरे पास एन एक्स उसका आसमान एक्स की इक्वली आता है, फॉर 1 डिमेंशन के लिए आता था, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास सेम प्रोसेस यही है। ओके, तो जो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है वो बेसिकली रेसिप्रोकल लैटिस का मैप ही होता है, जो आपस में उनका मैप करते रहते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू क्रिस्टल स्ट्रक्चर को क्रिस्टल को देखें माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे वो रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स का ही मैप होगा। मींस कि जो हमारे पास जो फिगर नंबर 5 है, यानी कि ये जो फिगर नंबर 5 है हमारे पास, ये देखें, जो फिगर नंबर 5 में जो मेरे पास ये लाइन शो हो रही है, ये देखिए ये क्या है, ये
अगर फॉर वन डायमेंशन के लिए है, ओके, तो इसमें देखो मेरे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, ओके। तो ये मेरे पास इंटरवल्स हैं 2 पाई ओवर ए, 4 पाई ओवर ए, नेगेटिव, ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में है। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था जब हमने ये फोरियर एनालिसिस को देखा था, ओके। तो दीज पॉइंट्स आर बेसिकली रेसिप्रोकल लैटिस के पॉइंट्स हैं जो भी हम बात कर रहे हैं, ओके हो गया। तो जो हमारे पास हो गया ना इक्वेशन नंबर जो 13 है, 13वीं जो इक्वेशन है, ये देखें। जब इसमें इसे हम किसी एक लैटिस वेक्टर को, वो डायरेक्ट लैटिस हो सकता है या रेसिप्रोकल लैटिस को चेंज करते हैं, रोटेट करते हैं, तो उसके साथ दूसरा भी खुद ब खुद चेंज हो जाता है, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये लिंक्ड है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, लैटिस डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स और जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स होते हैं, ओके। तो जो हमारे पास यानी कि A1 A2 और जो हमारे पास A3 है, ये डायरेक्ट लैटिस, इनकी डायमेंशन हमारे पास लेंथ होती है, और जो हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होते हैं उन यानी कि जो B1 है, B2 है, B3 है, इनकी जो डायमेंशन होती है वो 1 ओवर लेंथ होती है। ये तमाम बातें बुक पर लिखी हुई हैं, मैं अपनी तरफ से कहानी यानी कि नहीं सुना रहा। ये देखें, तमाम बातें बुक पर लिखी हुई हैं, ओके। ये आप भी देखें, जो मैंने डायमेंशन की बात की वो हमारे पास ये है, लेंथ है, तो इसकी तो रेसिप्रोकल लैटिस में हमारे पास 1 ओवर लेंथ हो जाएगी, ओके। तो ये हमारे पास है। तो वेव वेक्टर जो हमने क्वांटम मैकेनिक्स 1 में भी स्टडी किया हुआ है, जब हम वेव फंक्शन से वेव वेक्टर्स निकालते हैं, यानी कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स 1 में, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सीरीज बना चुके हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स 1 में जब हम वेव फंक्शन से वेव वेक्टर्स निकालते हैं तो बेसिकली वो फोरियर स्पेस, फोरियर लैटिस में ही काम हम कर रहे होते हैं, ओके। अब क्वांटम मैकेनिक्स 1 में भी आप लोगों ने स्टडी की हो, तो खैर क्रिस्टल लैटिस में हम जो पार्टिकल की पोजीशंस को देखते हैं वो फोरियर स्पेस में ही होती है, ओके। और वो हमेशा वेव की फॉर्म में ही होती है वो चीज़, तो वेव की ही फॉर्म में डिफाइन कर रहे होते हैं। बट जो हमारे पास जी होता है, जी पॉइंट्स हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस, यानी कि जो जी होता है वो रेसिप्रोकल जो क्रिस्टल होता है, तो जी रेसिप्रोकल क्रिस्टल के अंदर ट्रांसलेशन वेक्टर ही होता है हमारे पास। तो ये बातें तो इस यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो आई होप अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा, वीडियो होगा, हमारे डिफ्रैक्शन कंडीशन होगा, तो उस पर हम डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो डिफ्रैक्शन कंडीशन के बाद हमारे पास लावे की क्वेश्चन आ जाती है, उसके बाद हम फिर ये इन टॉपिक्स को भी पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।